इस कहानी की शुरुआत में हमें नीला समुद्र दिखाया जाता है और एक लड़की कह रही थी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे रेस्क्यू करने के लिए आने वाले लोगों के फुटस्टेप या फिर वो मेरे नाम पुकार रहे हैं, वो कुछ भी मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। और इस सच्चाई ने मुझे और भी जीने की उम्मीद खोने के लिए मजबूर कर दी। उसके बाद हम देख पाते भाई समुद्र के पास रात के समय वहाँ पर बहुत ही जोरों से बारिश हो रही थी और समुद्र के अंदर से कोई लड़की भीगी हुई बाहर आ रही थी और वो बेचारी लड़की अपने मन में सोच रही थी, क्या हुआ? मुझे याद है, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मुझे फोर्स करके पॉइजन पिलाया गया था और मुझे चट्टानों के ऊपर से ढकेल दिया गया था मरने के लिए। पर अभी मैं सिर्फ जिंदा ही नहीं हूँ, पर मैं कम्प्लीटली एक दूसरा इंसान बन चुकी हूँ। और फिर वही लड़की पानी के अंदर रिफ्लेक्शन में अपना चेहरा देखने लगती है और फिर वो दोबारा समुद्र की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है, नो वे, जो वॉइस मैंने पहले सुनी थी वो इसका मतलब सच था। और फिर हमें दिखाया जाता है जब वो लड़की पानी के अंदर गिर गई थी चट्टानों के ऊपर से, तभी कोई तो इंसान उसके पास आया था समुद्र के अंदर ही और उससे उसने कहा था, ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग होगी या फिर तुम्हारे लिए एक कर्स होगी। ये चीज पूरी तरीके से तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है। जिन सभी बातों को ये लड़की प्रेजेंट में याद करते हुए अपने मन में सोचती है, वो अपॉर्चुनिटी क्या इसी वजह से मैं एक कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान में बदल गई हूँ। और फिर वो लड़की आसमान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है, पर अब मेरे लिए बचा ही क्या है। फिर वो हमसे अपनी कहानी कहने लगती है कि कैसे वो इस सिचुएशन में फंस गई। वो कहती है, मैं अपने घर से लोगों के आंखों से बच बच कर छुप कर मेरे घर से भाग गई थी और मैंने हमारे राज्य का बॉर्डर भी क्रॉस कर दिया था। ये सभी चीजें मैंने किया था क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहती थी, मैं तुमसे मिलने के लिए बेताब थी, मैं तुम्हें देखना चाहती थी। पर फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस लड़की को, मतलब हमारे मेल लीड को, कोई एक अलग लड़का पॉइजन पिला रहा था और वो भी फोर्स करके, जिस चीज को प्रेजेंट में याद करने के साथ साथ ही उस लड़की का गला दर्द करने लगता है और वो लड़की दर्द से बेकरार अपने गले को अपने दोनों हाथों से पकड़ के अपने मन के अंदर सोचने लगती है, ये चीज अब भी दर्द दे रहा है, गले के अंदर का हिस्सा जल रहा है, ये जल रहा है। और फिर वो लड़की अपने ही नाखूनों से अपने गले को चीरने लगती है, अपने आप को ही चोट पहुंचाने लगती है और वो सोचती है, मेरा पूरा बॉडी ठंडा पड़ रहा है। और ये सोचने के साथ ही वो गिर जाती है, वो वहां पर अपने मुंह के बल गिर जाती है और वो रोते हुए सोचती है, क्यों इतना ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। उसके गले से, उसके घुटनों से भी खून बह रहा था और वो सोचने लगती है, अगर तुम मुझे एक अपॉर्चुनिटी देने ही वाले थे तो फिर तुम मुझे समय में पीछे भेज सकते थे, मुझे पास्ट में भेज सकते थे। अब मेरे लिए करने के लिए है ही क्या, मैं करूँ ही क्या। मैं मेरा डेस्टिनी, मेरा फेट, मेरा भाग्य ऐसा नहीं चाहती थी। और फिर वो एक मेमोरी को याद करती है जहाँ पर वो किसी से कह रही थी, लिटिल मरमेड भी मेरी तरह ही किसी इंसान से मिली थी, जो इंसान, जो प्यार उसके लिए उसकी जिंदगी से भी ज्यादा प्रीसियस था। और अपने ही उन सभी बातों को प्रेजेंट में याद करके वो अपने मन के अंदर सोचती है, मेरी जिंदगी से भी ज्यादा प्रीसियस। और फिर से वही पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई इंसान उससे पूछ रहा था, तुम अब भी लिटिल मरमेड को पसंद करती हो? वो लड़की एक्साइटेड होकर कहती, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये स्टोरी तो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक स्टोरी है। और प्रेजेंट में वो फिर से सोचने लगती है, एक रोमांटिक स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जहाँ पर वो लड़की जिस आदमी से प्यार करती थी उसी के हाथों में वो मारी गई। ये तो एक बहुत ही क्रूएल स्टोरी है। और फिर से हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस लड़की को किसी ने तो उस लड़की को पहाड़ की ऊंचाई से फेंक दिया था और वो प्रेजेंट में फिर से सोचने लगती है, मेरा गला, मेरा घुटना से भी दर्द कर रहा है और मुझे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं मरने वाली हूँ। मैं वापस जाना चाहती हूँ, मैं उन सभी के पास वापस जाना चाहती हूँ। अब मेरे साथ क्या होगा? क्या कोई भी है जो कि मुझे बचा सकता है? मुझे फर्क नहीं पड़ता है कौन, पर प्लीज। और तभी वो अचानक से रोना बंद कर देती है और वो सोचती है, बारिश। और फिर हम देख पाते हैं बारिश होना बंद हो गया था और सुबह हो गई थी, रात गुजर के सुबह हो गई थी। और वो लड़की फिर से हमसे कहने लगती है, मुझे पता नहीं क्यों मुझे तभी उस टाइम उस कहानी की वो लाइन याद आई थी। और फिर वो लड़की समुद्र की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है, लिटिल मरमेड ने मरने से पहले जो सिनेरी देखी थी, जो दृश्य देखा था, सूरज उगने की दृश्य, वही एहसास, सूरज की किरणें जो कि समुद्र के ऊपर की जो फोम थी उसके ऊपर साइन कर रही थी, वो लहरें, वो ठंडी लहरें, ये सभी चीजें सोचते हुए वो दोबारा बहुत ही जोरों से रोने लगती है और रोने के साथ साथ ही वो बेहोश हो जाती है। ये चीज सोचते हुए मैं सच में इन सभी चीजों से बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ। उसके बाद फिर से हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं कोई एक आदमी या फिर कहूँ तो कोई एक लड़का एक लैम्प लेकर वहाँ पर आया था समुद्र किनारे और वहाँ पर वो आकर उसी लड़की को देखता है, वो भी बहुत ही चोटिल हालत में, जहाँ पर वो लड़की बहुत ही चोटिल हालत में पड़ी हुई थी, उसके गले से खून निकल रहा था। जिस चीज को देखकर वो लड़का कहता है,
ये है क्या? उसके बाद हमें एक केबिन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं उस केबिन के अंदर बहुत सारे जड़ी बूटियां रखे हुए थे और वो लड़की तो सेंसलेस थी, पर फिर भी उसका सेंस वापस आ रहा था और वो लड़की कुछ आवाजें सुन पा रही थी और वो अपने मन में सोचती है, ये आवाज क्या है? ये तो जड़ी बूटियां पीसने की आवाज है। और ये सोचने के साथ साथ ही उसकी आंखें खुल जाती है और वो वहाँ पर उठ बैठती है, जिसे देखकर वो लड़का कहता है, क्या तुम जाग गई? मैं सच में बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कि तुम अभी भी जिंदा हो। और हम देख पाते हैं एक्चुअल में वो लड़का ही जड़ी बूटियां पीस रहा था। तभी वो लड़की उस लड़के को देखते हुए अपने मन में सोचती है, ये है कौन? और फिर वो उस केबिन के चारों तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते, ये गंदी जगह है क्या ये एक स्टोरेज रूम है? तुमने मुझे इतनी गंदी जगह पर लिटा कर रखा था। और हम देख पाते हैं उस रूम के चारों तरफ मरे हुए चूहे, कॉकरोच, मकड़ियाँ और मकड़ियों के जाले भी थे। और वो दोबारा अपने मन में सोचने लगती है, रुको, ये जगह तो। और तभी वो कुछ कहने की कोशिश करती है, पर वो रियलाइज करती है, मेरी वॉइस, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। तभी वो लड़का उस लड़की से कहने लगता है, तुम बीच में लेटी हुई थी, मुझे लगा था कि तुम एक मृत इंसान हो, इसलिए मुझे ऐसा लगा था कि ये दिन सच में मेरे लिए बहुत ही अनलकी है। जिस बात को सुनकर वो लड़की थोड़ी सी हैरान होते हुए अपने मन में सोचती, क्या मृत इंसान? अनलकी क्या? तभी वो लड़का उस लड़की से कहता है, ये घर मेरा है, जो कि वेंटिली विलेज में है। तो तुम ये कह सकती हो कि तुम जब मर रही थी तब मैंने तुम्हें उठाकर यहाँ पर लाया है। वो लड़की सोचने लगती है, ये घर तुम्हारा है और तुमने मुझे उठाया है, क्या मतलब? पर ये जगह सच में वेंटिली विलेज है? वेंटिली विलेज एक ऐसा जगह है जो कि नॉर्थ और साउथ के राज्य के बॉर्डर के बीच में है। मैंने लोगों के मुँह से सुना था, इस विलेज के अंदर जो सभी लोग रहते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा कठोर होते हैं। इसी वजह से यहाँ पर हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है, उथल पुथल चलता रहता है। पर बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए तुम्हें जरूर इस विलेज के अंदर से तुम्हें जाना पड़ेगा ही। इसी वजह से लोगों को ये करना ही पड़ता है। पर वो सभी बहुत ही डरे हुए रहते हैं इस विलेज के अंदर से जाते वक्त। और मैंने तो पहले बहुत ही रूमर्स भी सुने थे कि यहाँ पर एक विच रहती है, जो विच लोगों को उनकी मर्जी के बिना किडनैप करना बहुत ही ज्यादा पसंद करती है और उन्हें पॉइजन पीने के लिए फोर्स भी करती है। और नहीं तो वो विच उस इंसान का सूप बनाकर पी जाती है। और जब वो लड़की ये सभी चीजें सोच रही थी तभी वो लड़का भी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है, जिस चीज को देखकर वो लड़की अपने मन में सोचती है, क्या तुम भी उन बीच में से कोई एक नहीं हो ना? अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या मैं किडनैप हो गई हूँ? रुको, क्या मैं सच में एक डेंजरस सिचुएशन में हूँ? और वो ये इमेजिन करने लगती है कि वो लड़का उसका सूप बनाकर पीने वाला है। तभी वो लड़का उसके सामने अपना हाथ हिलाते हुए कहता है, हेलो, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? और वो लड़की उस लड़के से डरते हुए अपने मन में सोचती है, मुझे जरूर यहाँ से भाग जाना चाहिए, पर मैं जाऊँ कहाँ? और तभी वो लड़का फिर से अपना हाथ उस लड़की की तरफ बढ़ाने लगता है, जिस चीज को देखकर वो लड़की अपने मन में सोचती है, नहीं। और वो उसी चीज को याद करती है, उसी सीन को याद करती है जहाँ पर एक लड़के ने या फिर कहो तो एक इंसान ने उसे, मतलब हमारी फीमेल लीड को, चट्टानों की ऊंचाई से फेंक दिया था, धकेल दिया था। और वो प्रेजेंट में उस चीज को याद करके सोचने लगती है, नहीं प्लीज मुझे कोई बचा लो प्लीज। और वो डर के अपने आंखें भी बंद कर लेती है। पर हम देखते हैं उस लड़की ने तो उसके फोरहेड पर हाथ रखा था। और फिर वो लड़का उस लड़की के पास आकर कहता है, देखकर लगता है कि तुम बीमार हो। मुझे हैरानी नहीं है इस चीज की वजह से तुम अभी भी कोई बात नहीं कर रही हो, तुम्हारा इलाज अभी भी खत्म नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा रेस्ट ले लो। जिस चीज को सुनकर वो लड़की अपने मन में सोचती है, क्या इलाज? ओ हाँ, ये सच है, शायद वो कोई बुरा इंसान नहीं है, शायद मैं उसे यूज कर सकती हूँ। और वो लड़का थक कर अपने मन में सोच रहा था, ये लड़की तो अभी भी मुझे इग्नोर कर रही है। तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हारा जिंदगी बचाया है, मुझे सच में विश्वास ही नहीं हो रहा है, तुम तुम्हारे सेवियर को इग्नोर कर रही हो। और वो लड़की भी अपने मन में सोच रही थी, मैं उसे पूछूं कैसे, मैं उसके साथ बात कैसे करूँ? ओ हाँ, अगर मैं बात नहीं कर सकती हूँ पर फिर भी मैं तो लिख सकती हूँ, है ना? तो शायद मुझे उसके हाथ के ऊपर लिखना चाहिए। और तभी वो लड़की उस लड़के का हाथ पकड़ लेती है और इशारे से कुछ लिखने की कोशिश करती है। और वो सोचती है, मुझे लिखना क्या चाहिए, मुझे उसे पहले पूछना क्या चाहिए? ओ हाँ, मैं पहले उससे उसका नाम पूछूंगी, वो कौन है, ये चीज मुझे सबसे पहले पूछना चाहिए। और उसी के साथ साथ ही वो लड़की उसके हाथ के ऊपर कुछ इशारों से बनाने लगती है। और तभी वो लड़का थोड़ा सा हिचकते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कर देना पर असल में मुझे पढ़ना नहीं आता है। जिस चीज को सुनकर तो वो लड़की भी हैरान हो गई थी। जिस बात को सुनने के बाद वो लड़की हैरान होते हुए अपने मन के अंदर सोचती है, क्या तुम पढ़ नहीं सकते हो, तुम्हारा मतलब क्या है? और उस लड़की के रिएक्शन से ही वो लड़का समझ जाता है वो लड़की एक्चुअल में क्या कहने की कोशिश कर रही थी। तभी वो लड़का कहता है, ये ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाता हूँ, मैं कुछ वर्ड्स पढ़ पाता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरा सेंटेंस ही पढ़ पाऊंगा। और सच कहूँ तो
इस गांव के अंदर, इस विलेज के अंदर बहुत कम ही लोग हैं जो कि पढ़ पाते हैं। जिस बात को सुनने के साथ ही उस लड़की के पूरे बॉडी में चिल्स आ जाते हैं। वो शायद ये सोच रही होगी तो फिर मैं लोगों को मेरी बातें समझाऊंगी कैसे। तभी वो लड़का फिर से उस लड़की से कहता है, तुम जरूर किसी रिच जगह से आई होगी, तुम जरूर किसी अमीर जगह से आई होगी। जिस बात को सुनने के साथ साथ ही वो लड़की थोड़ी सी घबराने लगती है, वो डरने लगती है और डरते हुए वो अपना सर हिलाने लगती है, नहीं नहीं ऐसे करके। और उसके उन सभी रिएक्शन को देखकर वो लड़का अपने मन में सोचता है, तुम्हारा मतलब क्या है? नहीं, तुम तो सच में झूठ बोलने में भी बहुत ही बुरी हो। और फिर वो लड़का उस लड़की को बहुत ही अच्छे से देखते हुए अपने मन में सोचने लगता है, इतने साफ और अच्छे हेयर जिनमें कोई स्प्लिटेंस भी नहीं है, इतने पेल और सॉफ्ट चेहरा, और तुम्हारे हाथ में भी तो कोई छाले भी नहीं है। ये लड़की जरूर कोई एरिस्टोक्रेट अमीर फैमिली से आई होगी। पर अगर कोई चीज इस लड़की के बारे में मुझे सबसे ज्यादा चिंता दिला रहा है, वो लड़की उस हालत में वहाँ पर पड़ी हुई थी जहाँ पर उसका पूरा बदन भीगा हुआ था और उसके पैर में कोई जूते भी नहीं थे और उसके गले में तो चोट का भी निशान था, जिसे देखकर लग रहा था जैसे कि कोई इंसान ने उसके गले को दबाने की कोशिश करी थी, उसके गले में बहुत ही जोरों से चोट पहुंचाई थी। और फिर वो लड़का थोड़ा सा घबरा कर सोचने लगता है, मैंने अभी के लिए उसका इलाज तो कर दिया है पर। और फिर वो धीरे से अपने आप से ही कहता है, क्या उसका गला डैमेज हो गया है? उसके बाद वो लड़का अपने पास्ट का सीन याद करने लगता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं उस लड़के को कोई तो बुला रहा था, कोई तो पुकार रहा था, जैक जैक हम मुसीबत में हैं। सो गाइस, इस लड़के का नाम जैक है तो अब से मैं इसको जैक ही पुकारूंगी। और उस वक्त जैक बहुत ही छोटा लड़का था और जैक के पास आकर वही लड़का जो उसका नाम पुकार रहा था वो आकर कहने लगता है, नॉर्थ की तरफ से, नॉर्थ के राज्य से नोबल आए हैं और वो यहाँ पर आकर फाइट कर रहे हैं और तुम्हारी माँ। और इस चीज को याद करने के साथ साथ ही वो फिर से प्रेजेंट में वापस आता है, जहाँ पर जैक उस लड़की को देखते हुए अपने मन में सोचता है, नहीं, मुझे नोबल लोगों के किसी प्रॉब्लम से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद अचानक से जैक उस लड़की से कहता है, एक्सक्यूज मी, अब जब तुम जाग गई हो तो फिर तुम्हें अभी यहाँ से जाना चाहिए। जिस बात को सुनकर वो लड़की थोड़ी सी कंफ्यूज थी। उसके बाद जैक फिर से उस लड़की से कहता है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम एक इमेच्योर लड़की हो जो कि अपने घर से भाग आई है, पर ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ बहुत ही मजे से और बहुत ही आसानी से गुजारी है। क्या तुम कभी भी इस जैसे गंदे जगह पर सोई भी हो? माफ करना इस गरीब जगह के लिए, और हाँ, ऐसी बात कहने की कोशिश भी मत करना कि तुम्हारी बीमारी मेरी वजह से और भी ज्यादा बदतर हो गई है, तो प्लीज अब यहाँ से जाओ। जिन सभी बातों को सुनने के बाद वो लड़की घबराते हुए अपने मन में सोचने लगती है, ये किस तरीके का इंसान है? ये इंसान तो बहुत ही ज्यादा रूड है और वैसे भी मैं भी इस जैसी गंदे जगह पर ज्यादा देर के लिए रुकना भी नहीं चाहती हूँ। तुमने खुद ही मेरी इजाजत के बगैर, मुझसे कंसेंट लिए बिना मुझे यहाँ पर ले आए हो और अचानक से अभी ऐसे बिहेव कर रहे हो। और उसने क्या कहा? मुझे देखकर ही इमेच्योर लगता है, जो कि अपने घर से इमेच्योरली भाग आई है। तुम्हें पता भी क्या है मेरे बारे में? तुम तो कुछ भी नहीं जानते हो मेरे बारे में। ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और फिर वो लड़की अपने ऊपर से चद्दर हटाकर वहाँ से जाने लगती है और वो सोचने लगती है, मुझे यहाँ पर रह के इतनी रूड बिहेवियर झेलने की, इतनी रूड इलाज झेलने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी ये चीज मेरे अच्छे के लिए है। और वो लड़की जब दरवाजे के पास पहुँचती है, वो पीछे मुड़कर उस लड़की की तरफ बहुत ही डरावनी नजरों से घूरने लगती है, जिस पर जैक अपना हाथ हिलाकर इशारे से कह रहा था कि बाहर जाओ। और वो अपने मन में सोच रहा था, ये घूरना क्या है? जिससे तो वो लड़की और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जैक उसे ऐसा रिएक्शन देता है जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इससे। उसके बाद वो लड़की घर के बाहर चली जाती है और वो देखती है अभी अंधेरा हो रहा था। तभी वो अपने मन में सोचती है, हाँ, मैं बाहर तो आ गई, पर मैं अभी जाऊँ कहाँ? और जैक सोचता है, वाओ कितना एनर्जेटिक है ये लड़की। उसके बाद जब जैक अपने घर के बाहर आता है, वो देखता है वही लड़की उसके घर के बाहर बैठकर सीढ़ियों पर रो रही थी। और जब जैक उस लड़की की तरफ देखता है, तब वो लड़की भी जैक की तरफ देखती है और शर्म के मारे वो लड़की अपने मुंह के ऊपर एक चादर खींच लेती है। और जैक कहता है, तुम कर क्या रही हो? उसके बाद वो आसमान पे चांद की तरफ देखता है और बेसिकली उसे गुस्सा भी आ रहा था, फ्रस्ट्रेटेड भी हो रहा था, कंफ्यूज्ड भी था, सभी इमोशन उसके अंदर चल रही थी। उसके बाद हमें एक दूसरे सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं जैक उस लड़की को एक पोछा और बाल्टी देते हुए कहता है, ये लो, जिस पर वो लड़की कंफ्यूज हो जाती है। तभी जैक एक उल्फ की तरह उस लड़की के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगता है, मुझे तुम्हारे सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम अपने घर में वापस जाना नहीं चाहती हो, तो फिर तुम यहाँ पर रहकर सेमलेसली रहने और खाने वाली हो, ये नहीं है ना? जिनसे बातों को तो सुनकर वो लड़की चूहे की तरह डर कर उस झाड़ू को पकड़ लेती है
तभी जैक फिर से उससे कहता है जो काम नहीं करते हैं उन्हें खाना नहीं मिलता है। जिस बात को सुनने के साथ साथ ही उस लड़की के सर में बिजली गिर पड़ती है। उसके बाद जैक फिर से उससे कहता है मैं यहाँ पर वापस आकर इस जगह को अच्छे से चेक करूंगा, तो प्रॉपरली ठीक से क्लीन करना। और फिर जैक वहाँ से जाने लगता है और जैक को वहाँ से जाते हुए देखकर वो लड़की पीछे से अपने मन में सोचने लगती है कैसे 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 कोई इंसान इतना ज्यादा क्रूएल और इतना ज्यादा कठोर हो सकता है, मैं तो एक पेशेंट हूँ ना। और जैक अपना कान खुजाते हुए अपने मन में सोचता है हाँ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि कोई मेरे पीठ पीछे मुझे इंसल्ट कर रहा है। फिर जैक उस लड़की के मुंह के ऊपर दरवाजा बंद करके वहाँ से चले जाता है और वो लड़की सोचती है अगर मेरे मुंह से मेरा आवाज बाहर आता तो मैं उसे देख लेती। मुझे तो सच में इस लड़के के ऊपर विश्वास भी नहीं हो रहा है। और फिर वो लड़की उस रूम के बीच में खड़े होकर उस रूम के चारों तरफ देखने लगती है और घबराते हुए अपने मन में सोचती है मुझे इस रूम को क्लीन करने के लिए कहना, ऑफ कोर्स मैंने ये सभी चीजें कभी भी पहले नहीं की है। और वो फिर से याद करने लगती है पहले जब वो पैलेस के अंदर रहती थी तब वो कितनी चैन से रहती थी और उसके आसपास के लोग सब कुछ साफ सफाई वगैरह करते थे। और वो दोबारा फिर से वही चीज याद करती है जब जैक ने उससे कहा था ये जगह उस तरीके के इंसानों के लिए नहीं है, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बहुत ही आसानी से गुजारी है, क्या तुम कभी भी इस जैसी गंदी जगह पर सोई भी हो। और उनसे बातों को याद करके ये लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है और वो पानी के अंदर पोछे को डालकर अपने मन में सोचने लगती है ओ हाँ सभी साफ सफाई कर सकते हैं है ना, तो फिर ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं इस चीज को इस पोछे से साफ कर दूंगी, पर उससे पहले चलो झाड़ू लगा लेना चाहिए। फिर वो लड़की अपनी एक मेड जिसका नाम मरोन था उसकी कही हुई बात को याद करने लगती है जहाँ पर उसने कहा था सोडा यूज करने से अच्छे से सभी चीजें क्लीन हो जाती है और ये चीज ऑयल और गंदे दागों को मिटाने के लिए बहुत ही अच्छा है। और फिर वो लड़की फिर से अपने मन में सोचती है हाँ मैडम ने ये सभी चीजें कही थी और मुझे सच में पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या आता है और ये शायद सोडा क्या चीज है वो शायद नहीं जानती थी, तो वो क्या करती है तो मैं कहती हूँ तुम लोग सोच लो। वो एक बकेट के अंदर एसेस रखे हुए थे, एसेस मतलब कोयला जिस चीज को कहते हैं, उस एसेस को उठाती है और उस पानी के बकेट के अंदर डाल देती है उन सभी एसेस को और अपने मन में वो सोचती है चलो पहले इन सभी चीजों को मिक्स कर लेते हैं और इस मिक्सचर को फ्लोर में डाल देते हैं। और ये सभी चीजें सोचने के साथ साथ वो लड़की खुशी से उस मिक्सचर को फ्लोर में डाल भी देती है और फिर वो अपने मन में सोचती है चलो फ्लोर को क्लीन करने की काम तो कंप्लीट हो गई और वैसे भी ये चीज तो पानी है ना तो ये खुद से ही ड्राई हो जाएगा। उसके बाद वो उस पोछे को फिर से उसी पानी के अंदर डुबाती है जिसके अंदर उसने पहले से ही एसेस मिलाकर रखे थे और वो सभी चीजें करते हुए वो अपने मन में सोच रही थी एक्चुअली मैं तो सच में बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग कर रही हूँ है ना, मैं तो सच में बहुत ही ज्यादा जीनियस हूँ। पर जब उस पोछे को वो पानी से बाहर निकालती है और वो देखती है कि वो बहुत ही गंदा था तो उस चीज को देखकर वो अपने मन में सोचती है जीनियस या फिर नहीं वो चीज तो मुझे पता नहीं, पर शायद मुझे ये काम बहुत ही जल्दी जल्दी खत्म करना चाहिए। और वो फिर से उस पानी बड़े पोछे को थपाक करके फ्लोर में मारती है, उसके बाद टेबल के ऊपर मारती है और टेबल को साफ करने लगती है, घिसने लगती है। और थोड़ी देर बाद देखती है जब वो ऐसे ही सभी चीजों को साफ करने की कोशिश कर रही थी तभी वहां पर मकड़िया और चूहे भी आने लगते हैं, जिस चीज को देखकर वो एक झाड़ू उठाती है और झाड़ू से उस चूहे को भगाने की कोशिश कर रही थी और ये करते करते तो वो रो भी रही थी। और दूसरे सीन में वो फिर से उसी पोछे को लेकर खड़ी हुई थी और वो सोच रही थी साफ सफाई करना क्या सच में ये ऐसा है, पर फिर भी मैं अपने आप को शाबाशी दूंगी इन सभी चीजों को इतने आसानी से इतने परफेक्टली क्लीन करने के लिए, मैं तो सच में जीनियस हूँ। और वो खुशी से तो रोने भी लगती है। और जब ऐसे ही वो मजे कर रही थी और खुश हो रही थी तभी उसके दिमाग में बिजली गिरने जैसा कुछ होता है और फिर वो अपने सर को पकड़ के अपने मन में सोचने लगती है मुझे हेडेक हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं श्योर हूँ ये सभी चीजें मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं बाहर बहुत ज्यादा देर के लिए बैठी हुई थी और वो भी उस लड़के के कारण से, मुझे जाकर रेस्ट करना चाहिए। और जब ऐसे ही वो लड़की वहाँ से जाने की कोशिश करती है तभी वहाँ पर फ्लोर में यहाँ वहाँ पानी पड़े हुए थे तो पानी के ऊपर उसका पैर पड़ता है और वो फिसल के वहाँ से गिरने लगती है और वो भी पीछे की तरफ और उसका सर जाकर सीधे एक बुक के सेल पर टकराता है और यहाँ वहाँ बहुत सारी किताबें बिखर जाती है और वो लड़की अपने सर को पकड़ के सोचने लगती है यार ये चीज बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है, ओह नो मेरे सर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे पहले से हेडेक हो रहा था उसके बाद ये भी। और जब वो ये सभी चीजें सोचते हुए सामने की तरफ देखती है वो देखती है उसके सामने चारों तरफ किताबें बिखरे हुए थे, जिस चीज को देखकर तो वो और भी ज्यादा पैनिक करने लगती है और वो सोचने लगती है मुझे क्या करना चाहिए, मैंने तो अभी अभी क्लीनिंग का काम खत्म ही किया था, मुझे दोबारा फिर से ये सभी चीजें क्लीन करना पड़ेगा उसके वापस आने से पहले। और जब वो ऐसे ही सभी किताबों को इकट्ठा करने लगती है तभी उसे एक सिंगल पेपर मिलता है, जिस चीज को देखकर वो सोचती है क्या एक
लूज पेपर है जो कि किताब से बिखर गया है या फिर किताब से बाहर आ गया है। उसने तो पहले ही कहा था कि वो पढ़ाई करना नहीं जानता है, उसे पढ़ना नहीं आता है, तो फिर क्यों? और फिर वो उस पेपर को पढ़ने लगती है जहाँ पर एक लाइन में लिखा हुआ था कोई तो विच था जो कि गुजर गए हैं। और वो सोचती है ये तो एक आर्टिकल है, वो भी एक विच के बारे में। और फिर दोबारा वो आगे पढ़ने लगती है उस लेटर को या फिर आर्टिकल को। वो लेटर नहीं था, वो एक्चुअल में एक आर्टिकल था जहाँ पर लिखा हुआ था एक विच थी जो कि अभी गुजर गई है। और ये इस चीज का ही इशारा है कि शांति अभी वापस आने वाली है। हमने बहुत सारा खून बहाया है और बहुत सारे लोगों को भी खोया है। ये स्टोरी एक हीरो के बारे में है जिसने वॉर मतलब लड़ाई को रोका था और इस कंट्री को बचाया था। और एक ऐसी विच की कहानी जिसने इस कंट्री को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था 7 साल पहले। वही विच जिसने नॉर्थ के इलाके को एक आग के समुद्र में तब्दील कर दिया था। और वो विच थी मार्गरेट जस्टिस। और इस नाम को पढ़ने के साथ साथ ही वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। गाइस, इस लास्ट के पार्ट को मुझे तुम लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दो, मतलब मुझे भी थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हुआ था, तो पहले से ही मैं थोड़ी सी कह रही हूँ। तो हमने देखा कि जो लड़की है उसको किसी ने तो मतलब क्लिफ से या फिर चट्टानों की ऊंचाई से धक्का दिया था पानी में, समुद्र में, और वो शायद बहकर मतलब समुद्र के अंदर चली गई थी। उस समुद्र के अंदर किसी ने तो उसे कहा था कि मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ और इस अपॉर्चुनिटी को तुम कैसे काम लगाओगी वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये तुम्हारे लिए ब्लेसिंग भी हो सकता है या फिर तुम्हारे लिए एक कर्ज भी हो सकता है। और उसके बाद जब इस लड़की का मतलब होश आया था तब उसने नोटिस करा कि उसके गले से कोई आवाज तो नहीं निकल रही थी और शायद ये उसके पहले लाइफ का इफेक्ट हो सकता है जहाँ पर उसको किसी ने पॉइजन पिला दिया था और शायद इसी वजह से उसके गले से वापस मतलब आवाज नहीं निकल रही थी। और मैंने पिछला लाइफ इसीलिए कहा कि जब उसने अपना फेस मतलब पानी में देखा था रिफ्लेक्शन में, उसने ये चीज हमसे कहा था और हमने नोटिस भी किया है कि उसका फेस चेंज हो गया है, मतलब वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान बन गई है। ये भी हो सकता है कि ये उसका री इनकारनेशन है अपने ही वर्ल्ड के अंदर, मतलब जिस वर्ल्ड में वो थी उस वर्ल्ड के अंदर ही। और उसके बाद जो सभी चीजें हुई इसके घर में वो आई, जो सभी हुआ वो सभी बहुत ही क्लियर था और बहुत ही इजी था समझने में। पर आखिर में जो सीन हुआ, उसने एक पेपर उसे मिला, एक आर्टिकल मतलब होता है ना न्यूज़पेपर वही वाला आर्टिकल, और जहाँ पर उसने एक स्टोरी जैसा कुछ पढ़ा कि 7 साल पहले मार्गरेट नाम का कोई विच था जिसने नॉर्थ के इलाके को एक आग की समुद्र में तब्दील कर दिया था। मतलब तबाही लाई थी उस लड़की ने, मार्गरेट नाम की जो विच थी उसने। और उस विच को मतलब उस मार्गरेट नाम की विच को एक हीरो ने मार दिया था। पर इस चीज को पढ़कर और उस लड़की के मतलब उस विच के नाम को पढ़कर ये लड़की इतना ज्यादा हैरान क्यों हुई वो तो हमें इसके बाद वाले वीडियो में ही पता चलेगा। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करूँ तो जरूर कमेंट करो कि कंटिन्यू करने के लिए या फिर नेक्स्ट पार्ट लाने के लिए।